Good morning students, class 7th chapter 1 geography. Now I am going to discuss about the biosphere. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोस्फीयर के बारे में. इट इज़ द फोर्थ डोमेन ऑफ द अर्थ, द नैरो जोन वेयर द लैंड, वाटर एंड एयर केम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर इज कॉल्ड द बायोस्फीयर. बायोस्फीयर क्या है? वो जोन है, वो नैरो जोन है जहाँ पर हवा, पानी, ज़मीन एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं. इस जोन को हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर. जब हम पानी की बात करते हैं तो हाइड्रोस्फीयर, लैंड की बात करते हैं तो क्या आता है? हमारी फर्स्ट जोन. एयर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर. लैंड इज रिलेटेड टू द लिथोस्फीयर, वाटर हाइड्रोस्फीयर एंड एयर एटमॉस्फेयर. और बायोस्फीयर क्या? जहाँ पर ये तीनों ही लेयर जो हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, उसको हम कहते हैं, उस जोन को हम कहते हैं बायोस्फीयर. बायोस्फीयर क्यों ज़रूरी है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? और लेयर की तरह और डोमेन्स और जोन की तरह बायोस्फीयर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? इम्पोर्टेंस ऑफ बायोस्फीयर. Biosphere provide the earth with life as it is the only domain where living being exist. Biosphere provide the earth with life. Biosphere वो जोन है जो जिंदगी, जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल हो पाई है. और इसी जोन पर, इसी डोमेन में तमाम लिविंग बींग्स जो हैं ना वो एग्जिस्ट करते हैं यानी पाए जाते हैं. The range from microscopic organisms to huge trees, animal and human beings. और ये जो डोमेन है कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े बड़े पेड़, एनिमल और ह्यूमन बींग्स. दिस ग्रेट वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी. दुनिया पर जो तरह तरह की ज़िंदगी, तरह तरह की जो स्पेसीज पाई जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेट वैरायटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? तरह तरह की स्पेसीज पाई जाती हैं और इसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. द कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर आर डिवाइडेड इनटू मेजर ग्रुप्स. बायोस्फीयर के जो भी कंपोनेंट हैं उनको हम दो बड़े ग्रुप में बांट सकते हैं. पहला आ जाता है प्लांट किंगडम और दूसरा एनिमल किंगडम यानी कि फ्लोरा एंड फौना. They are interdependent and also depend on biosphere for survival. देखिए हम सब जानते हैं कि we all are depend on the plants for our survival. तो ये दोनों ही ग्रुप्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं उनके सर्वाइवल के लिए. तो प्लांट्स और एनिमल इंटरडिपेंडेंट तो है ही, इसके अलावा इनका सर्वाइवल किस जोन की वजह से मुमकिन हो पाया है? बायोस्फीयर की जोन से. तो हम सब यानी कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम हम हमारे सर्वाइवल के लिए, हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बायोस्फीयर पर डिपेंड करते हैं. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इंटरडिपेंडेंट. सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? इंटरडिपेंडेंट होते हैं एंड इन टर्न डिपेंड ऑन द बायोस्फीयर. और ये बायोस्फीयर पर अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंड करते हैं. देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं. कार्निवोरस किस पर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पर. प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स अपने लिए, प्लांट्स क्या है? प्लांट हैं प्रोड्यूसर, उन पर डिपेंड करते हैं हर्बीवोरस. और हर्बीवोरस पे कौन डिपेंड करते हैं? कार्निवोरस. हर्बीवोरस पर ओमनिवोरस यानी कि हम ह्यूमन बींग्स भी डिपेंड करते हैं. तो ये क्या है? ये फूड चेन से मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि किस तरह से इस दुनिया में मौजूद लिविंग थिंग्स एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इकोसिस्टम. एन इकोसिस्टम इज अ डिस्ट्रिक्ट जोन इन द बायोस्फीयर. बायोस्फीयर की जो एक अलग डिस्ट्रिक्ट जोन है उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं.
दैट हैज़ इट्स ओन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम का अपना खुद का फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है। इट मे बी एज अ लार्ज एज एन ओशन और एज अ फॉरेस्ट और एज स्मॉल एज अ पाउंड और अ फील्ड। जो इकोसिस्टम है वो ओशन और जंगल की तरह, किसी जंगल की तरह बहुत बड़ा हो सकता है, किसी मैदान और पौंड तालाब की तरह एक छोटा भी हो सकता है। ईच इकोसिस्टम इज फाउंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब सवाल उठता है कि इकोसिस्टम बनता कैसे है, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं एंड विद इन फिजिकल, किसी फिजिकल एनवायरनमेंट में जिसमें वो रहते हैं, उसी को हम कहते हैं इकोसिस्टम। यानी कि इकोसिस्टम में क्या होता है, जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट करें किसी फिजिकल एनवायरनमेंट में जिसमें वो रहते हैं, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। द बायोटिक एंड द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर लिंक्ड टू ईच अदर। किसी भी इकोसिस्टम में पाए जाने वाले बायोटिक और अबायोटिक जो कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मैटर। किसके ज़रिए, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मैटर के ज़रिए, यानी कि लोग एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, इस तरह से ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इन एवरी इकोसिस्टम देयर इज़ अ परफेक्ट बैलेंस और इक्विलिब्रियम इन द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मैटर अमंग द डिफरेंट कंपोनेंट, दैट इज़ नोन एज इकोलॉजिकल बैलेंस। है कि हर इकोसिस्टम में क्या होता है, एक परफेक्ट बैलेंस होता है। इक्विलिब्रियम कहते हैं एक मेंटेन सिचुएशन को कहते हैं। देयर इज़ अ, जहाँ पर क्या होता है, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मैटर, यानी कि जो भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो एकदम परफेक्ट मैनर में होती है, परफेक्ट बैलेंस के साथ। यहाँ पर एकदम बैलेंस बना हुआ होता है। अमंग द डिफरेंट कंपोनेंट, यानी कि जो भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है अलग अलग कंपोनेंट्स में, उसमें जो बैलेंस होगा वो परफेक्ट होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस। ऐसा नहीं वहाँ पे कोई चीज़ कम या कोई चीज़ ज़्यादा होती है, नहीं, हर चीज़ एक परफेक्ट क्वांटिटी में होती है और इसी को हम कहते हैं परफेक्ट बैलेंस। और ट्रांसफ़र होना एनर्जी का परफेक्ट बैलेंस में कहलाता है इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि पूरा प्रोसेस कहलाता है इकोलॉजिकल बैलेंस। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन बीइंग आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर। हम सब जानते हैं कि बायोस्फीयर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट या कंपोनेंट कौन है, ऐसा कौन है, हम और आप, ह्यूमन बीइंग्स। In fact, humans are the only living organism who have consciously altered the environment to suit their needs। क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ये सलाहियत ऊपर वाले ने, भगवान ने रखी है या अल्लाह ने रखी है, गॉड ने, हाँ, इंसानों के अंदर ये सलाहियत रखी है कि वो एनवायरनमेंट को अपनी ज़रूरियत के हिसाब से उसको अल्टर कर सकें। क्योंकि हमारे और आपके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि हम नेचर में पाए जाने वाले, एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले, नेचुरल एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले रिसोर्सेज को अपनी ज़रूरियत को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। अदरवाइज़ ये किसी और लिविंग और जो दूसरी स्पेसीज़ हैं उनमें ये क्वालिटी नहीं पाई जाती। ये इंसान ही है जिसे ये मालूम है कि इन पेड़ों की मदद से वो फर्नीचर तैयार कर सकता है, अपने घर के दरवाजे बना सकता है, जबकि दुनिया में और भी स्पेसीज़ पाई जाती है, उनको नहीं पता। यानी कि एनवायरनमेंट का जो परफेक्ट यूज़ अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए इंसान करना जानता है, वो कोई नहीं जानता। Early humans lived in the natural environment and adapted themselves according to their surrounding। जो अर्ली ह्यूमंस होते थे, जो हम सब जानते हैं, वो पहले कहाँ रहते थे, नेचुरल एनवायरनमेंट, जंगलों वगैरह में, और अपने चारों तरफ पाए जाने वाली चीज़ों को अपने हिसाब से वो उसमें अडॉप्ट कर लिया करते थे। यानी कि जिस माहौल में वो होते थे वो उसी माहौल में ख़ुद को ढाल लिया करते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरा, द रिक्वायरमेंट ह्यूमन बीइंग इंक्रीज एंड इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर नीड्स। जैसे जैसे वक्त गुजरा, डेवलपमेंट हुआ, इंसान आगे बढ़ा, उसने प्रोग्रेस की, तो उसकी जो ज़रूरत थी वो भी बदलने लगी और ज़रूरियात उसकी बढ़ने भी लगी। ह्यूमन हैव मॉडिफाइड देयर नेचुरल एनवायरनमेंट थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़ विदाउट रियलाइजिंग इट्स एडवर्स इफ़ेक्ट। और इंसान ने अपनी इन्हीं ज़रूरियत को पूरा करने के लिए नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया, बिना ये सोचे समझे कि उसका एडवर्स इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा।
हम सब जानते हैं कि तरक्की तो जहाँ जिस तरह इंसान ने तरक्की की है और अपनी उस तरक्की के दौर में जिस तरह वो आगे बढ़ा है, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट उसने हुआ है कि उसी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के साथ साथ एक तरफ तो उसने तरक्की की है, लेकिन दूसरी तरफ उसने कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को नुकसान भी पहुंचाया है। उसका एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट भी पड़ा है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग हमारे और आपकी जो हमने तरह तरह की एक्टिविटीज़ की नेचर के साथ में, जो भी हमने खिलवाड़ किया है, वो उसी का नतीजा है। ये फ्लड्स आते हैं, ड्रॉट है, ये सब क्या है? ये सब हमारी और आपने की जो हमने कोताहियाँ की है नेचर के साथ, ये उसी का नतीजा है। फार्मिंग, ग्रेजिंग, माइनिंग, लुम्बरिंग, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन आर सम ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये सब क्या हैं? कुछ इंसानों के ज़रिए किए गए एक्टिविटीज़ हैं दैट हैव अफेक्ट आवर नेचुरल एनवायरनमेंट, जिनका असर सीधे तौर पे कहाँ पड़ा है? हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट पर। आज फॉर एग्जांपल मैं आपको इससे बता सकती हूँ, इंसान ने अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए, इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए, मकान बनाने के लिए जंगलों को वो काटता चले गए। आज हालत ये है कि हमें नेचुरल फॉर्म में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। तो ये क्या है? ये हमारी और आपकी हमने और आपने जो भी काम किया, ये उसी का नतीजा है। आज ये जो हम सब के सामने है और हम इसको झेल रहे हैं कि आज ये एक मुहिम चलाई जा रही है कि भाई पेड़ लगाइए। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, पेड़ों काट के हमने फ्लड्स को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है। ये सब हमारी और आपकी वजह से हुआ है। दिस हैज़ रिजल्टेड इन द डिस्ट्रप्शन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, जिसकी वजह से क्या हुआ? जो इकोलॉजिकल बैलेंस था वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया। क्योंकि एनवायरनमेंट में अगर एक भी चीज़ बढ़ती है, किसी भी थोड़ी सी बढ़ेगी या कम होगी, तो वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को, इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करेगी। ना ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी हुई हमारे लिए सूटेबल होगी और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड की। आज क्या है? आज हमने इतने ज़्यादा पेड़ों को काट दिया कि जिसकी वजह से आज कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है और ऑक्सीजन कम हो गई है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने की वजह से, ये हमारी और आपकी एक्टिविटीज़ की वजह से हुआ है कि आज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगी है, समंदर का लेवल बढ़ गया है, बर्फ़ पिघलने लगी है। जिसके क्या साइड इफ़ेक्ट नहीं हुए? बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट है जिससे हम और आप मुतासिर हो रहे हैं। Environment has been brought about primarily by human interference. Therefore, we need to be sensitive and aware of various environmental problems and take care not to destroy our environment in further. इसलिए ज़रूरी है कि हमें इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारी ज़रूरत क्या है, कितनी है। हमें एनवायरनमेंट से जो भी चीज़ अपनी ज़रूरत की लेनी है वो इस तरह से हासिल करनी है कि हमें एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय नहीं करना, हमें उसकी केयर करनी है। अगर हम आज अपने एनवायरनमेंट की केयर नहीं करेंगे और हम उसको इसी तरह डिस्ट्रॉय करते चले जाएंगे, तो एक वक्त ये आएगा कि ये नेचुरल एनवायरनमेंट में हमारे लिए ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमें उसकी केयर करनी चाहिए, हमें उसका मिसयूज़ या डिस्ट्रॉय नहीं करना। आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अच्छी तरह से सारी वीडियोस को एक बार देख लीजिएगा शुरू से अब तक और समझ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।